हेलो एवरीबॉडी, मेरा इस एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जयप्रकाश शाह। मैं आज आप लोगों को आनुवंशिकता के संबंध में पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो मैं बना चुका हूं। उसमें मैं आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण क्या है और डाउन सिंड्रोम के बारे में बता चुके हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और आज मैं आनुवंशिकता का शेष जो भाग है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं ये भी बताए थे इसके पिछले वीडियो में कि आनुवंशिकता के संबंध में बहुत सारे शब्दावली हैं जिसको हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसा कि इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए थे होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, प्रभाविता क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण क्या है, जेनोटाइप क्या है, फेनोटाइप क्या है, शुद्ध किसे कहते हैं, संकर पौधा किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, सारा शब्दावली के बारे में मैं अच्छी तरह से उसका परिभाषा और उसके बारे में हम बता चुके हैं। एलल्स क्या है, एलल का भी परिभाषा बताएं। तो आप सारा चीज़ को इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है। और आज आप देखेंगे कि आनुवंशिकता के संबंध में और भी जो बातें हैं उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। आज क्या क्या आप पढ़ेंगे इसके बारे में बता देना चाहता हूं। आज पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं माध्यमिक वाले विद्यार्थियों के लिए, माध्यमिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आनुवंशिकता से पूछे जाते हैं कि मेंडल आखिर मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। अन्य पौधे का भी चुनाव कर सकते थे, परंतु मेंडल ने मटर के ही पौधे का चुनाव किया। इसका कारण क्या है। दूसरा देखेंगे कि मटर के पौधे में कौन कौन से विरोधी लक्षण विद्यमान हैं, अर्थात कौन कौन से विपर्यासी लक्षण जिसको कंट्रास्ट कैरेक्टर भी कहते हैं। तो आखिर मटर के अंदर कौन कौन से कंट्रास्ट कैरेक्टर है जिनको ले करके मेंडल ने अपने प्रयोग को कंप्लीट किया, ये भी आप देखेंगे। इसके साथ साथ आज आप देखेंगे कि मेंडल के प्रयोग में उनकी सफलता का कारण क्या है। आखिर मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए तो इसका क्या कारण है कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हो गए, है ना। क्योंकि कहा गया है कि इनका जो प्रयोग था वो 100 साल पहले ही हो चुका था और उनके बाद आधुनिक काल के वैज्ञानिक जो 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो डिबेरिस, कार्ल कोरेंस और सरमार्क, ये तीनों वैज्ञानिक 100 साल बाद मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था जो उनके नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी नामक बुक में छापा गया था, वही रिसर्च को उन्होंने 100 साल बाद उसी पत्रिका में प्रकाशित किए। तो जब पता चला कि ये तो 100 साल पहले हमारे ऑस्ट्रिया शहर के रहने वाला जो एक बायोलॉजिस्ट थे या जो जेनेटिक्स के ज्ञाता थे, उन्होंने क्या किया, वो उस प्रयोग को पहले ही कर चुका है। और यही कारण था कि उनको अर्थात मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनका पूरा नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का उपाधि से नवाजा गया। और आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि मेंडल जो है वो हमारा फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। और उनके बारे में उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में उन्होंने समझाए
कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड का मतलब हुआ कि जब एक जोड़ी विरोधी लक्षण को लेकर हाइब्रिडाइजेशन किया गया, मटर के पौधों में उन्होंने क्या किया कि एक जोड़ी विरोधी लक्षण को लेकर प्रयोग किया। विरोधी लक्षण का मतलब कि उसमें दो ट्रेट्स होते हैं। अगर हम कहें कि एक जोड़ी विरोधी लक्षण, तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक लंबाई का अगर लक्षण लिया जाए तो एक लंबा का लक्षण हुआ और एक नाटा का लक्षण हुआ, तो इसको कहते हैं विपर्यासी लक्षण, अर्थात लंबा का लक्षण और नाटा का लक्षण। तो ये लंबा और नाटा का लक्षण जो होता है, ये दो विरोधी लक्षण कहलाते हैं। इसको हम कहते हैं कंट्रास्ट कैरेक्टर। तो इनको लेकर इन्होंने एक प्रयोग किया और फर्स्ट फिलियल जनरेशन में इन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या होता है, और फिर अगर इन फर्स्ट फिलियल जनरेशन में उत्पन्न संतति के बीच आपस में जब क्रॉस कराया जाता है तो सेकेंड फिलियल जनरेशन में किस प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं और इसका रेशियो क्या होता है, अर्थात फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो इसका क्या क्या आता है, इसके विषय में इन्होंने बहुत अच्छा से बताए हैं। इसको हम आपको पेपर और पेन की सहायता से हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह से देखिए और समझने का कोशिश करिए और इसके बारे में जानकारी कीजिए, ताकि इससे जो भी प्रश्न पत्र उठे इसके संबंध में उसे आप सफलतापूर्वक उस क्वेश्चन को करके आइए। तो मैं फ़िलहाल अभी शुरू करता हूँ। वो आप देखिए कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इसका क्या कारण था। ठीक है, तो आप देखिए। अब यहाँ देखेंगे कि मेंडल अपने प्रयोग में मटर का पौधा इसको कहते हैं पाइसम सैटिवम। इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटिवम। तो ये मटर का पौधा का चुनाव क्यों किया, अन्य पौधे का चुनाव क्यों नहीं किया। तो देखिए, सबसे पहला कारण है कि मटर का पौधा क्या है, मटर का पौधा द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी, अच्छा बताइए द्विलिंगी होने का कारण, ये इन्होंने इस पौधे का चुनाव किया, इसका क्या कारण है कि मटर का पौधा द्विलिंगी होते हैं। देखिए, द्विलिंगी पौधे का मतलब हुआ कि जिसके एक ही फूल में एंडोसियम और गाइनेसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं, तो उन पौधों को हम द्विलिंगी पौधे कहते हैं। ताकि इसमें सेल्फ पोलिनेशन कराने के लिए, अर्थात स्वपरागन करने के लिए यहाँ पे उनको जो है सुविधा प्राप्त हो, इसलिए इन्होंने मटर के पौधा को ही चुनाव किया, क्योंकि ये द्विलिंगी होते हैं, अर्थात बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा कारण है कि मटर के पौधा में कई जोड़े विपर्यासी लक्षण प्राप्त होते हैं। विपर्यासी लक्षण मतलब ये हिंदी वर्ड है, विपर्यासी लक्षण, इसको कहते हैं कंट्रास्ट कैरेक्टर, मतलब विरोधी लक्षण, या इसको विरोधी लक्षण कह सकते हैं। विरोधी लक्षण, कई जोड़े विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है कि मटर का पौधा एक वर्षीय होते हैं। मटर का पौधा एक वर्षीय होते हैं। ठीक है, अगर मटर का पौधा एक वर्षीय होगा तो उनको अधिक से अधिक हाइब्रिडाइजेशन करने का मौका मिलेगा।
ऐसा नहीं कि एक ऐसा पौधा चुन लिया जाए जिसका कि बहुवर्षीय हो, तो उनको इंतज़ार करते करते बहुत टाइम लग जाएगा और उनका प्रयोग सक्सेस नहीं होगा। इसलिए इन्होंने मटर का ही पौधा का चुनाव किया कि एक वर्षीय है तो उसका बहुत सारा जनरेशन को उन्होंने वो जो है कम समय में कर सके। ठीक है। चौथा कारण है कि मटर का पौधा किसी भी प्रकार के भूमि में उगते हैं, किसी भी प्रकार के भूमि में आसानी से उगाते हैं, आसानी से उग आते हैं। ठीक है। इसके कारण क्या होगा, सभी लोग इसको उगा सकते हैं और प्रयोग को देख करके उनका वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने देखा कि ये हर जगह अवेलेबल होता है, मटर का पौधा हर देशों में भी पाए जाते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के लक्षण भी होते हैं, इसलिए प्रयोग करने में इनको सुविधा हुआ है ना। पांचवा भी ले लीजिए कि मटर का पौधे का प्रजनन अंग, मटर के पौधे का प्रजनन अंग बड़े बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है। बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। ताकि इनको हाइब्रिडेशन करने में या सेल्फ पोलिनेशन करने में इनको सुविधा मिले। ठीक है। तो ये कारण था जिनके कारण कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। ठीक है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि आज हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है कि मटर के पौधा में कितने जोड़े विरोधी लक्षण मिलते हैं, है ना, उनको उल्लेख करो। मटर के पौधा में 7 जोड़े याद रखिएगा, इसके बारे में परीक्षा में पूछे जाते हैं। 7 जोड़े विरोधी लक्षण होते हैं। ठीक है। और इन लक्षणों में लक्षण होते हैं, और इन लक्षणों में हम आपको इस प्रकार बताएंगे कि यहाँ पे एक होगा लक्षण, ठीक है, दूसरा होगा लक्षण में 2 ट्रेट्स होते हैं। 2 ट्रेट्स में एक हम बताएंगे डोमिनेंट, जिसको कहते हैं प्रभावी लक्षण, और दूसरे तरफ आएगा अप्रभावी लक्षण। ठीक है, अप्रभावी लक्षण। अब देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण प्रभावी है और कौन कौन से लक्षण अप्रभावी है। तो सबसे पहले देखिए, प्रभावी लक्षण में पहले हम लंबाई में चले आते हैं। लंबाई क्या है, एक लक्षण है। तो लंबाई जो लक्षण है, इसके 2 फैक्टर होते हैं। क्या क्या, एक लंबा, ध्यान दीजिए इसको अच्छी तरह से, और ये परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लंबा, जिसके लिए हम लोग कैपिटल टी का व्यवहार करते हैं, और नाटा, ठीक है, इसका जीन के लिए हम स्मॉल टी का व्यवहार करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, लंबाई का लक्षण। फिर देखिए फूल का रंग। अब रंग में भी 2 विरोधी लक्षण होगा। एक होगा बैगनी यानी पर्पल। देखिएगा आप मटर का फूल निकाल के तो आपको बैगनी कलर का फूल मिल जाएगा, बैगनी रंग। ठीक है, फूल का रंग बैगनी हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया सफ़ेद। तो जो सफ़ेद है वो है आपका अप्रभावी, और बैगनी है वो प्रभावी है। तो फूल का रंग समझ में आ गया। अब देखिए बीज का रंग देखते जाइए। बीज का रंग देखिए, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 जोड़ी, ये तीसरा जोड़ा, फिर चौथा आएगा। तो बीज का रंग में हमेशा ध्यान दीजिए, बीज का रंग कहने का मतलब उसका जो सीड कोट है, यानी बीज का जो ऊपरी सतह है, उसका रंग के बारे में बात कर रहा है। तो बीज का रंग में पीला जो होगा वो डोमिनेंट होगा, येलो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और ग्रीन का मतलब यहाँ पे हरा। ठीक है,
हरा जो होगा ग्रीन, ये हो गया आपका कैसा, तो ये हो गया रिसेसिव। ठीक है, बीज का रंग। उसके बाद आते हैं बीज का आकार। बीज का आकार कहने का मतलब उसका जो ऊपरी सतह है वो कैसा है। एक होता है गोलाकार, जो राउंड शेपेड होता है। ठीक है, और एक होता है झुर्रीदार। ठीक है, झुर्रीदार को रिंकल्ड कहते हैं, रिंकल्ड। ठीक है, तो एक राउंड शेपेड और दूसरा रिंकल्ड। अब 5 नंबर में चले आते हैं फली का रंग। फली समझ रहे हैं ना, फली का रंग यानी ये इस तरह से पोड जो होता है ना, मटर का जो पोड होता है जिसमें बीज होता है इस तरह से, तो ये जो पोड है इसका जो रंग है इसको फली कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो रंग होगा ये अगर हरा होगा तो ये होगा आपका डोमिनेंट। इसमें देखिए उल्टा हो जाता है, यहाँ पे येलो जो सीड का रंग होता है वो येलो हो जाता है, और इसका जो है हरा रंग वो हो गया डोमिनेंट। ठीक है, यानी ग्रीन इसका हो जाएगा डोमिनेंट, यानी फली का कलर बोल रहे हैं। ये जो छिलका है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको समझिए अच्छी तरह से। ठीक है, और ये जो होता है पीला, ये उस कभी कभी देखा गया है कि पीला भी फली फलते हैं। ठीक है, तो ये जो पीला होगा ये क्या होगा, ये होगा फली का रंग। छठा होगा फली का आकृति। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं। फली का आकृति मतलब क्या कि इसका फली जो है क्या इस तरह से ओवल शेपेड है या इस तरह से रिंकल्ड शेपेड है, यानी इसको कहते हैं। ठीक है, इस तरह का भी मटर का देखा गया है। ठीक है, इसको फ्लैटेंड भी कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं सिकुड़ा हुआ। तो एक हो जाएगा फ्लैटेंड जिसको कहते हैं गोल फली, और एक होगा सिकुड़ा हुआ। ठीक है, सिकुड़ा हुआ और एक गोल। और 7वां नंबर का जो करेक्टर है, इसका 7वां नंबर का जो करेक्टर है वो है पुष्प की स्थिति। देखिए, एक पुष्प का रंग हुआ, एक पुष्प की स्थिति होगा। ठीक है, तो पुष्प का स्थिति में एक होगा अक्षीय। ठीक है, और एक होगा शीर्षस्थ जिसको टर्मिनल भी कहते हैं, शीर्षस्थ। अक्षीय का मतलब जैसे फूल इसका साइड बाय साइड इस तरह से अगर फूल लगते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड, तो इस तरह का डोमिनेंट होते हैं। और शीर्षस्थ मतलब होता है कि अगर फूल ऊपरी भाग में, टर्मिनल वाला भाग में अगर लगे तो उसको शीर्षस्थ कहते हैं। तो आप देख लिए हैं कि इसमें क्या होते हैं, तो इसमें 7 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और ये 7 कैरेक्टर के बारे में आप जान गए हैं। और मेंडल अपने प्रयोगों में मटर का चुनाव किया है ना, वो क्यों किया वो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें 4-5 पॉइंट हम लिख दिए हैं, कम से कम आप इनमें से 3 पॉइंट भी लिख देने से आपका काम चल जाएगा। और ये आप देख लीजिए, ये 7 विरोधी लक्षण, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 7 विरोधी लक्षण होते हैं। ये 7 विरोधी लक्षण में किसी का भी बारे में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है। अर्थात इसमें 3-4 लक्षण भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये लक्षण भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए ताकि हमको परीक्षा में लिखने में सुविधा हो, और जानकारी के ख्याल से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं
मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुआ तो कैसे हुआ? आखिर क्या कारण था कि मेंडल जो है अपने प्रयोग में सफलता हासिल कर लिए, जिसके कारण कि उन्होंने उनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स का उपाधि मिला। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स का उपाधि मिला, इसके पीछे उनका बहुत ही बड़ा तपस्या था, है ना। वो बहुत बड़े तपस्वी थे कहिए एक तरह से, क्योंकि अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय था, यानी 16 साल वो अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय था वो अपने बगीचा में व्यतीत किया, और वो अपने बगीचे में इस तरह से काम किए जिससे कि वो अपने प्रयोग में सफल हुए। वो गणित का ज्ञाता थे, मतलब गणित के विषय में उनको बहुत ही जानकारी थी, और इसीलिए तब उन्होंने क्या किया, गणितीय विधि द्वारा अर्थात डाटा का संग्रह कर उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में सफल हुए। तो देखिए आखिर उन्होंने मेंडल का सफलता का कारण क्या है, मेंडल का सफलता का क्या कारण है, सफलता का क्या कारण है, क्या कारण है? ठीक है, आंसर देखिए। सबसे पहली बात है कि उन्होंने अपने प्रयोगों को बार बार दोहराया। मेंडल मटर के पौधे का चुनाव कर अपने प्रयोगों को बार बार दोहराया। ठीक है। दूसरा, सफलता मिलने का उनका कारण क्या था? मेंडल को गणित का अच्छा ज्ञान था, है ना, गणित का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन्होंने अपने प्रयोग में गणित का इस्तेमाल किया। हालांकि इनको साइटोलॉजी में उतना ज्ञान नहीं था, कहने का मतलब कोशिका विज्ञान में इनको उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन संजोग था कि इन्होंने जो अपने प्रयोग किए उसमें साइटोलॉजी से संबंधित भी बात यहाँ पे काम कर गया। ठीक है। तीसरा है, मेंडल मटर के पौधे में उपस्थित सभी विपर्यासी गुणों या लक्षणों जो भी कहिए को लेकर अपना प्रयोग किया। इसके कारण भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल कर गया। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मटर का पौधा का इसलिए चुनाव किया, मटर का पौधा एक वर्षीय होने के कारण इन्हें अपने प्रयोग में अधिक समय नहीं देना पड़ता था और मटर का पौधा
पौधा द्विलिंगी होने के कारण द्विलिंगी होने के कारण इन्हें स्वपरागन करने में काफ़ी सुविधा होती थी। इन्हीं सभी कारण के से मेंडल जो है अपने प्रयोग में सफलता हासिल कर लिए। क्लियर हो गया। अब आते हैं कि मेंडल अपने प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने 3 नियम दिए। तो अब आते हैं हम लोग मेंडल का नियम। ठीक है। तो मेंडल का मुख्य रूप से 3 नियम माना जाता है। ठीक है। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब होता है प्रभाविता का नियम। ठीक है। दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है। और तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। ठीक है, या नियम जो भी कहिए। तो इस तरह से मेंडल का 3 नियम है, याद रखिए। यही तीनों नियम को उन्होंने क्या किए तो छपवाए थे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी में। लॉ ऑफ डोमिनेंट, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। क्लियर। तो अब ये सारे नियम उनके प्रयोग पर आधारित है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताएंगे, जिसमें कि लॉ ऑफ डोमिनेंट का नियम किस प्रकार लागू होता है वो देखेंगे, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी इसी प्रयोग में अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही ये दोनों नियम किस तरह से लागू होता है, और इस नियम को किस तरह से, इसका शाब्दिक अर्थ जो है उसको हम किस तरह से प्रयोग के आधार पर जानेंगे कि आखिर पृथक्करण हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है। और ये डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर एक और सिद्धांत उन्होंने दिए, जिसको कि स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत कहते हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में फिर हम देखेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत क्या है। ठीक है। और वो किस प्रकार डायहाइब्रिड क्रॉस में लागू होता है। तो इस तरह से आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है। और जो हमारे दर्शक हैं जो बार बार हमारा वीडियो देखते रहते हैं, विद्यार्थीगण, वो सभी ज़रूर का ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ पहुँचे। खासकर हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। आप इसका लाभ उठाइए और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।